महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल से हुई बदसलूकी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा। बीजेपी इस मामले को लेकर लगातार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को टारगेट कर रही है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जिन विभव कुमार पर आरोप लगा है मारपीट का, वो सीएम केजरीवाल के साथ साथ घूमते नजर आ रहे हैं। केजरीवाल हैं कि कुछ बोलने को तैयार नहीं। स्वाति मालीवाल पर क्यों चुप है केजरीवाल? क्या सवालों को डायवर्ट करने में जुटी है आम आदमी पार्टी? आखिर कहां है स्वाति मालीवाल? पुलिस डायरी में दर्ज इसी शिकायत के बाद दिल्ली की सियासत में एक नया तूफान खड़ा हो गया है। ऐसा तूफान जो सीएम अरविंद केजरीवाल की चुप्पी के बाद और बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अरविंद केजरीवाल अखिलेश यादव के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे थे, तो स्वाति मालीवाल को लेकर भी सवाल उठा, लेकिन सवाल का जवाब केजरीवाल की चुप्पी से मिला। आपको लेकर कुछ कहेंगे? अरविंद जी क्या कहेंगे? अरविंद जी आरोप लगने के बाद विभाग को लेके कुछ बोलेंगे? अरविंद जी सर स्वाति मालीवाल की पिटाई से जुड़े आरोप केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार पर लगे हैं, लेकिन जब मीडिया के कैमरों ने विभव कुमार को केजरीवाल के साथ लखनऊ एयरपोर्ट पर और उनकी गाड़ी में साथ देखा, तो सवालों की गुंजाइश और बढ़ गई। लेकिन केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस मुद्दे पर एक शब्द तक नहीं कहा। लेकिन अखिलेश यादव ने जब ये देखा तो केजरीवाल की जगह माइक खुद संभाल लिया। किसी के सगे नहीं है, ये है कि भाजपा किसी के सगे नहीं है और भाजपा झूठे मुकदमे लगाने वाला गैंग है। इसके बाद भी जब सवालों का सिलसिला जारी रहा तो आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कमान संभाल ली। आम आदमी पार्टी हमारा परिवार है, पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है और मैं चाहता हूं जितने विषय मैंने आपके सामने रखे हैं, देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। स्वाति मालीवाल के मामले में जवाब देना, जब वो पहलवान बेटियों के लिए जंतर मंतर पे न्याय मांगने गई थी स्वाति मालीवाल जी, उस समय घसीट के मरवाया पुलिस वालों से। तो इसलिए इस पर राजनीतिक खेल ना खेलें, मैं सिर्फ इतना कहूँगा। लेकिन बीजेपी स्वाति मालीवाल की पिटाई से जुड़े इस मुद्दे को लगातार मॉनिटर कर रही है। यही वजह है कि केजरीवाल की खामोशी पर एक के बाद एक कई हमले किए बीजेपी के गौरव भाटिया ने। आज अरविंद केजरीवाल को कोई मलाल, कोई पछतावा नहीं था कि एक महिला सांसद जो उनकी पार्टी की है, उनके साथ मारपीट होती है, दुर्व्यवहार होता है। कार्रवाई तो दूर की बात है, वो तो पश्चाताप भी नहीं कर रहे, कार्रवाई तो क्या करेंगे। सवाल यही है कि आखिर अरविंद केजरीवाल की खामोशी का मतलब क्या है? प्रधानमंत्री मोदी आज इंडिया गठबंधन के दलों पर जमकर बरसते नजर आए। आज पीएम ने सीए के मुद्दे पर विपक्ष को जहां चुनौती दी, उन्होंने कहा कि चाहे जितनी ताकत लगा लो, सीएए को कोई हटा नहीं सकता। प्रधानमंत्री मोदी के निशाने पर लालू यादव और अखिलेश यादव भी दिखाई दिए हैं। मोदी की गारंटी यानी गारंटी के पूरा होने की गारंटी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के आजमगढ़ के लालगंज में अपने भाषण की शुरुआत में ही सीएए कानून का जिक्र किया। मोदी ने कहा कि बंटवारे के बाद से ही जो भाई बहन शरणार्थी बनकर रहने को मजबूर थे, अब उन्हें नागरिकता देने का काम शुरू हो गया है। नागरिकता के बाद अब वो लोग सम्मान के साथ जिंदगी जी सकेंगे। ये मोदी की गारंटी है। देश विदेश कहीं से भी जो भी ताकत इकट्ठी करनी है कर लो, मैं भी मैदान में हूं, तुम भी मैदान में हो।
आप सीएए नहीं मिटा पाओगे। आने वाले कुछ महीनों में ही पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली, पंजाब तक हजारों शरणार्थी परिवार मां भारती की गोद में रह रहे हैं, अनाथ की तरह रह रहे हैं। वो अब सम्मान के साथ रहेंगे। मोदी यूपी में थे, इसलिए योगी सरकार में यूपी की कानून व्यवस्था का जिक्र भी किया और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी की। और योगी जी ने यहां दंगाइयों की, माफियाओं की, अपहरण फिरौती गैंग की, मेरा जो स्वच्छता अभियान है ना, योगी जी ने उत्तर प्रदेश में बराबर चलाया है। पीएम मोदी ने अपने द्वारका दर्शन पर इंडिया गठबंधन के दलों के द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर भी कांग्रेस, सपा और आरजेडी पर तीखा हमला किया। मैं अभी द्वारिका जी के दर्शन करने गया था। अंदर समुद्र के अंदर जाकर के मैंने भगवान श्री कृष्ण ने जो द्वारिका जी बनाया था, द्वारिका नगरी बनाई थी, वहां अपनी श्रद्धा अर्पित करने गया था। तो एक कांग्रेस वाले इसकी भी मजाक उड़ा रहे थे। और मजा यह है, ये बिहार में आरजेडी वाले और उत्तर प्रदेश में सपा वाले, उनके परिवार के जो मुखिया है वो अपने आप को यदुवंशी कहते हैं। अरे तुम कैसे आदिवासी हो यार? जिसके साथ बैठते हो वो तो भगवान श्री कृष्ण को गाली दे रहा है रे। और हम यदुवंश का महात्मा देखिए। अरे मध्य प्रदेश में वोट के लिए नहीं, हमारा मुख्यमंत्री है मोहन यादव। पीएम मोदी ने आजमगढ़ से निरहुआ और लालगंज से नीलम सोनकर को रिकॉर्ड मतों से जिताने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बिहार की धरती से एक बार फिर से चुनावी हुंकार भरी। सीतामढ़ी में बड़ी चुनावी रैली में शाह ने एक बार फिर से लालू परिवार और कांग्रेस पर पिछड़ों का हक मारने और जंगल राज लाने का आरोप लगाते हुए जमकर निशाना साधा। रिपोर्ट में देखिए। जिस कांग्रेस पार्टी ने पिछड़ा और अति पिछड़ाओं का विरोध करने में डाला, वो कांग्रेस पार्टी की गोदी में लालू जी बैठ गए। सीतामढ़ी में अमित शाह ने बहुत बड़ी रैली को संबोधित किया। जेडीयू प्रत्याशी देवेश चंद्र ठाकुर के समर्थन में चुनावी सभा के दौरान शाह के निशाने पर कांग्रेस और आरजेडी ही रही। कांग्रेस को पिछड़ा अति पिछड़ा विरोधी बताकर शाह ने लालू प्रसाद पर वार किया। कहा, जिसने पिछड़ों अति पिछड़ों का विरोध किया, लालू जी उन्हीं की गोद में जाकर बैठ गए। आज लालू जी सत्ता की राजनीति के लिए, अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जिस कांग्रेस पार्टी ने पिछड़ा और अति पिछड़ाओं का विरोध करने में डाला, वो कांग्रेस पार्टी की गोदी में लालू जी बैठ गए। जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट संसद में चर्चा हो रही थी, 2 घंटा 40 मिनट तक राजीव गांधी ने उसका विरोध करने का काम किया। भाइयों, विरोध करने का काम किया। शाह की रैली में निशाने पर रहे लालू प्रसाद और उनकी फैमिली लोगों से शाह ने सवाल पूछा कि आपको जंगल राज चाहिए या विकास का राज? जंगल राज चाहिए या विकास राज चाहिए? ये लालू एंड कंपनी विकास कर सकती है क्या? कर सकती है? ये तेल पिलावन लठिया घुमावन राज चाहिए? इससे भला होगा बिहार का? बिहार को आगे केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री के बाद अमित शाह लगातार बिहार के अलग अलग इलाकों में जाकर रैलियां कर रहे हैं।
लोगों को जंगल राज की याद दिला रहे हैं। केंद्र की मौजूदा सरकार के विकास के एजेंडे की बात कहकर लोगों को सीधा संदेश देना चाहते हैं कि पिछड़ों का हक छीनने वाले, भ्रष्टाचार और जंगल राज लाने वालों से विकास की उम्मीद नहीं की जा सकती है। न्यूज़ 18 के लिए सीतामढ़ी से राकेश रंजन की ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण से पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि केंद्र में तृणमूल कांग्रेस विपक्षी गठबंधन का बाहर से समर्थन करेगी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर भी जमकर हमला बोला, लेकिन ममता बनर्जी ने बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट को लेकर अपना स्टैंड अभी भी कायम रखा है। बदल गई ममता के सुरों की धार, एक तीर से किए कई शिकार। बाहर से समर्थन का ऐलान, अगर बनी INDIA की सरकार। लोकसभा चुनावों का ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो 4 जून को साफ हो जाएगा, लेकिन उसके पहले सियासत के दांव-पेचों से चुनाव जीतने की जंग जारी है। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बयान आया है, जिन्होंने INDIA गठबंधन को सरकार बनने के हालात में बाहर से समर्थन देने का ऐलान किया है। इंडिया जोट के नेतृत्व दिए বাইরে থেকে সব রকম সাহায্য করে আমরা সরকার গঠন করে দেব, যাতে বাংলায় আমার মা বোনদের কোনোদিন অসুবিধে না হয়, আমার 100 দিনের কাজে কোনোদিন অসুবিধে না হয়। लेकिन राजनीतिक दाव पेचों में माहिर ममता बनर्जी ने बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस को लेकर संभावनाओं का शून्य भी नहीं छोड़ा है। कहां से अंदर बाहर कैसे क्या करेंगे उनकी पता कर लो, उनसे पूछ लो। मैं उनसे भरोसा नहीं करते, गठबंधन छोड़ के भागी उन्होंने, उनकी बातों पे कोई भरोसा नहीं। अगर बीजेपी की तरफ ज्यादा भारी रहे तो उस तरफ भी जा सकते। मुझे उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं कि गठबंधन तोड़ने वाली ममता बनर्जी, सबने देखा है। प्रधानमंत्री तो पहले तय करे कौन होगा प्रधानमंत्री, पप्पू होंगे कि गप्पू होंगे कि सप्पू होंगे कि लप्पू होंगे, पहले प्रधानमंत्री तो तय करे। तो कोई प्रधानमंत्री तो इनका तय नहीं है, और ये चले हैं लड़ाई लड़ने के लिए नरेंद्र मोदी से। यानी दिल्ली को लेकर ममता बनर्जी की नीति पहले की तरह अलग है और बंगाल को लेकर अलग। लेकिन INDIA अलायंस को बाहर से समर्थन की बात आई तो शिवसेना उद्धव गुट के बड़े नेता संजय राउत का चेहरा चहक उठा। ममता जी हमारी दीदी है, ममता जी भी हमारे साथ लड़ाई में शामिल है। वो भी नरेंद्र मोदी अमित शाह की तानाशाही के खिलाफ अकेली लड़ रही है। वो हमारे साथ ही रहेंगी, चाहे अंदर हो या बाहर हो। ममता जी हमारी दीदी है और वो दीदी ही रहेंगी। राजनीति की बिसात पर ममता बनर्जी का दाव भले ही नया हो, लेकिन अमित शाह के पास बंगाल से निकली हर बात का जवाब होता है। उनकी खुद की सरकार में उनकी कार्यपद्धति और भतीजे को तवज्जो देने के कारण ढेर सारा असंतोष हम देख रहे हैं, और जनता का जनादेश अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। एक बार जनता का जनादेश कंप्लीटली इनके खिलाफ जाएगा, बंगाल के अंदर निश्चित रूप से हमें कुछ करने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अभी भी मेरी बात पर कायम हूं, हम 24 से 30 सीट जीतेंगे और निश्चित रूप से बंगाल की जनता इस बार बहुमत सीट नरेंद्र मोदी जी को देने जा रही है। चुनाव के 4 चरण बीत चुके हैं, 3 बाकी हैं। जाहिर है सियासत के दांव-पेच भी अब और तेज होने वाले हैं, क्योंकि आखिरी 3 चरणों की ये बाजी नतीजों की पटकथा लिखने वाली है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।